स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपने फर्स्ट टाइम आई थिंक 6th में भी पढ़ा था, 7th में भी था, 8th में भी डाटा हैंडलिंग के नाम से ये चैप्टर आपका आ रहा था, ठीक है। अब ये 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी रहेगा, जो अगर आप मैथ लेते हो तो, ठीक है। 12th में नहीं है स्टैट्स, यानी अगर बच्चा कोई कॉमर्स लाइन में जा रहा है तो वहां तो ये भर भर के है, ठीक है। उस केस में स्टैट्स आपका जो नॉर्मल मैथ में आता है ना, जैसे हम 11th में जाएंगे अगर, तो वहां सिर्फ एक चैप्टर है, ठीक है। सिर्फ उस टाइम पे यूज होगा जब हम वो चैप्टर डील कर रहे होंगे। बट कॉमर्स लाइन में ये बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वहां पर मीन मीडियन मोड, ये मीन मीडियन स्पेशली बहुत बार निकालते हो आप, ठीक है। आगे जो +1 में मैथ्स के अंदर आता है सेम वही सब चीजें, जो इस चैप्टर में वही सब चीजें +1 के कॉमर्स वाले उसमें भी आता है, अकाउंट्स है उसमें, ठीक है। तो मतलब ये स्टैट्स जो है ये आगे हर ब्रांच में आएगा आपके पास, चाहे आप नॉन मेडिकल ले लो, ठीक है, या आप मेडिकल ले लो। मेडिकल में तो चलो मैथ्स होगी नहीं, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में भी एक, जैसा अगर इकोनॉमिक्स कोई बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट में लेता है या एक आधा और सब्जेक्ट था उसमें भी ये आ ही जाता है स्टैट्स। तो स्टैट्स का जो काम है बेसिकली क्या है, सबसे पहले अगर हम स्टैट्स की बात करें तो हम बेसिकली क्या बात करते हैं इसमें, हम डाटा सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। हम पे एक डाटा होगा, हम उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि उस डाटा में क्या क्या चीजें हैं। लाइक मान लो हमने एलीट टेस्ट लिया आपका, तो उसमें आपका हमने ओएमआर कलेक्ट कर ली, ओएमआर स्कैन हो गई, अब हम पे एक डाटा एक लिस्ट आ गई। वो लिस्ट में मैंने किस तरीके से हमारे पास रहती है कि वो लिस्ट में आपके पास क्या रहता है कि टॉप स्कोर सबसे ऊपर रख दिया, रैंक वाइज अरेंज कर दिया डाटा को, ताकि हमें इजिली भी पता लग जाए कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है ना, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है। दूसरा, फिर अगर इस पे अगर आप लिस्ट देखते हो तो लिस्ट में ना वहां पर हमारे पास क्या होता है, मीन लिखा होता है, एवरेज मार्क्स, है ना, कि आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या है। जैसे अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें एवरेज मार्क्स लिखा हुआ था 68.9, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 120 में से अगर हम ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस देखें तो एवरेज मार्क्स कितनी रह रही है, 68.9, यानी 50% अबव स्कोर है हर बच्चे का, हम ये मान के चलते हैं ये एवरेज स्कोर था। वही 8 लीट की बात करें तो वहां का एवरेज स्कोर 85 या 90 था, ठीक है। ध्यान से देख लेना, बार लिस्ट लगी हुई है, ठीक है। तो वहां का एवरेज स्कोर था 85 to 90, यानी वहां हर बच्चे का नियर बाय स्कोर 85 to 90 है। अब आप 90% बोलते हो, आपके 90% आया है, 95% आया है, उसका क्या ये मतलब है हर सब्जेक्ट में 95 मार्क्स है? नहीं। बट हम उसे इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, काइंड ऑफ अपने माइंड में पिक्चर उठा सकते हैं कि अगर इस बच्चे के 95% है तो उसका मतलब क्या है कि इसने हर टेस्ट में एटलीस्ट या मतलब नियर बाय 95% 95 मार्क्स लिए होंगे, तभी इसकी 95% आई होगी। बट जरूरी थोड़ी है वो चीज की हर एक में 95 हो सकता है किसी में 100 भी ले हो सकता है किसी में 89 भी गया हो, ठीक है, हो सकता है 92 भी हो। वो एक काइंड ऑफ क्या है, एवरेज पिक्चर होती है, जिसे हम मीन बोलते हैं। तो वो बेसिकली मीन से मेरे को क्या पता लग रहा है, मीन से मेरे को पता लग रहा है मेरा डाटा जो है, ठीक है, एक जो मेरे पास कलेक्शन है इस चीज का कि नियर बाय मेरे पास एस्टिमेट वैल्यू क्या बैठेगी, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। जैसे अगर हम और बात करें इसी में ही, फिर आता था इसके अंदर मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू निकालना, हमारे डाटा की मिड वैल्यू निकालना, बीच की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी डाटा की तो उसे हम क्या बोलते थे, मीडियन। और मोड क्या होता था, मोड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक वैल्यू आप पे आती थी। जैसे अगर मैं इन तीनों को एक बार बेसिक क्वेश्चन के थ्रू करवाऊं, जैसे सपोज मेरे पास है 1 2 3 4 और 5 ये है, और एक और बार मैंने मान लो 3 लिख दिया, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया यहां पर 6, ये चीज है। मुझे इस डाटा का सपोज क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा। तो ऐड कैसे होगा, ये 3 हो गया, 3 + 3 6, 6 + 4 10 15, और ये हमारे पास 9, यानी कितना आ गया 24। डिवाइड किससे करूंगा मैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 से, तो 7 नंबर हो गए ना मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, मीन आ जाएगी, जिसे हम एक्स बार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं मीडियन की, तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डाटा को पहले अरेंज करना पड़ता है
या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। या डाटा पहले असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो पहले मैं इसको ऑर्डर में अरेंज करूँ, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो इस डाटा की मिड वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 3 वैल्यूज इधर, 3 वैल्यूज इधर, तो मिड वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। तो यानी ये मेरा क्या होगा, दिस विल बी द मीडियन, दिस विल बी द मीडियन, ये मीडियन हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये कहां यूज होगा कि सपोज मैंने बच्चों को हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया आपकी क्लास के, तो मुझे वो बच्चा चाहिए जो क्या है, एवरेज बच्चा, बीच का बच्चा है, उस हाइट मतलब बीच की हाइट है जिसकी इस पूरे क्लास में, तो वहां पे मैं कहा यूज करूंगा, उस केस में मैं मीडियन का यूज करूंगा। और अब मुझे एवरेज हाइट निकालनी है ना, कि ज्यादातर इस क्लास के बच्चे किस रेंज में लाई करेंगे, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा उसका। ठीक है, सो मीडियन का भी होगा जब मेरे को एक काइंड ऑफ बीच की वैल्यू निकालनी होगी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, फिर आता है हम पे मोड। तो मोड क्या आता है, सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू हमारे पास एक डाटा की क्या हो रही है, आ रही है, यूज हो रही है, कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा फेवरेबल चीज है हमारे पास। जैसे सपोज मैंने आप सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिया, ठीक है, तो वहां पर जो बच्चों ने ज्यादा आंसर सेम आंसर्स दिए, तो यानी वो उसका डाटा का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, वो हमारे डाटा का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मोड कौन है, यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है, तो मेरा मोड क्या हो जाएगा, 3। तो बेसिकली यहाँ पर इस चैप्टर में हमें एक तो इसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, बेसिकली ये डाटा को जो 3 वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, मीन मीडियन मोड, इसे सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। यानी एक डाटा की 3 जो बेसिक स्ट्रक्चर वैल्यूज होती है ना, वो दे देता है, मीन मीडियन एंड मोड। हमारे पास स्टैट्स 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो मीन मीडियन मोड और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जैसे बार ग्राफ, ठीक है, हिस्टोग्राम, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यानी एक तो डाटा को पहले एनालाइज करना और फिर उस डाटा का मीन मीडियन मोड फाइंड करना। तो पहला काम क्या होगा, डाटा एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसको अरेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल पे, ठीक है, और उसके बाद उसका क्या निकालेंगे, मीन मीडियन मोड निकालेंगे। ठीक है, सो जो बेसिक है 9th का, ठीक है, वही आगे 10th वाले चैप्टर के अंदर यूज होगा। तो जो बेस है उसको हमने स्ट्रॉन्ग रखना है। अब डेली लाइफ में स्टैट्स कहां पर यूज होता है, अगर वो मैंने अभी आपको बताया, अभी जैसे इन्होंने क्या क्या चीजें बोली है कि एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो कितना मनी स्पेंड हो रही है गर्ल्स की कंपैरिजन टू बॉयज, एक डाटा अरेंज कर दिया, मतलब किसी भी टाइप से हम डाटा को कलेक्ट करके अगर अरेंज करें, लास्ट 10 इयर्स का रिजल्ट अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, जैसे आपका हम करते हैं कि पिछले टेस्ट में इतना था, इस टेस्ट में इतना है स्कोर, ठीक है, परफॉर्मेंस डाउन गई अप गई है, तो वो बेसिकली किसके अंदर आता है, स्टैट्स के अंदर ही आता है सारा। ठीक है, कितनी डिजीजेस इंक्रीज हुई है, जैसे पीछे कोरोना का था, आता था ना डेली रिपोर्ट, आज इतने केस आए हैं, आज इतने आए हैं, इतना इंक्रीज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है, तो वो सब क्या है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, आ गया इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो मतलब वो हमारे पास है। स्पोर्ट्स में आप देखते हो कि ये जैसे यहाँ पर लिखा होता है ओवर्स 0 to 5, ठीक है, 5 to 10, कि वो जो टीम है उसने मान लो ऐसा स्कोर किया, ये विकेट्स फॉल हो गई बीच बीच में, ये टीम ए का था, ठीक है, उसी के साथ साथ ऐसे टीम बी का, उसने ऐसे किया, बीच में जाके वो ऊपर चलेगी और फिर वहां से ऊपर चलेगी। तो ये हमारा क्या था, एक काइंड ऑफ स्टैट्स है, यूज हो रहा है कि हमें अब इजिली पता लग रहा है ना कौन सी टीम कौन से स्टेज पे ऊपर है। अगर हम यहां से देखें, यहाँ रन आएंगे, यहां से देखें तो पहले टीम ए ऊपर थी, फिर टीम बी ऊपर चली गई, यानी ये काइंड ऑफ क्या है, ये हमारा स्टैट्स है। हम इजिली डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली भी, ताकि हेल्प कर सके वो हमें एनालाइज करने में। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग है हमारे पास डाटा, अलग अलग, जैसे बिजनेस के भी आप देखेंगे तो वहां देखेगा कि इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, अगले साल पिछले साल कितना हुआ था, तो ये सब डाटा जो होता है बेसिकली वो स्टैट्स के अंदर ही यूज होता है। तो मेन फोकस हमारे पास क्या रहेगा, अभी हम पहले मेन मीडियन मोड पे करेंगे, ठीक है, सारे डिस्कशन, फिर हम जो वो वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उस पे करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कुछ खास तो है ही नहीं, मेन है मीन मीडियन मोड, ये आपने पढ़ा हुआ है, बट इसको थोड़ा डिटेल में करना है अच्छे से। फिर हम आएंगे जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ कर लेना एक बार, साथ के साथ यही बनवाऊंगा आपसे। ठीक है, आज हम मीन मीडियन मोड के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीन।
ठीक है, जो सबसे पहला हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट आता है मीन। तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज। ठीक है, इसे अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स और उसके ऊपर बार लगाकर। तो मीन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि मीन मुझे निकालना है, तो उसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये डाटा दिया हुआ है, मुझे इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा इस डाटा का मीन निकालने के लिए? मैं सारे टर्म्स का क्या कर दूंगा? सम कर दूंगा, और कितनी टर्म्स है उससे क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 20। 20 डिवाइड बाय 4, तो मेरे पास मेरी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो मेरा मीन कितना आ गया एक्स बार? वो कितना आ गया मेरे पास? 5। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी? इन्हें ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। x1, x2, x3, x4, ये सब हमारी क्या? दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। हमारी ऑब्जर्वेशंस है, हमारे डाटा की वैल्यूज है बेसिकली, है ना? तो ये ऑब्जर्वेशंस होती है। तो ये जो मैं सम लिख रहा हूं ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स, इसे इन शॉर्ट ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सिंबल किसका होता है? समीशन का। समीशन यानी इसको सिंबल में सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सम करना, सारी टर्म्स का सम एड ऑन करना। ठीक है, कि यानी कि जितनी भी है यहाँ पे टर्म्स, एक्स आई लिख दी, यानी जनरल जितनी भी होगी, 4 है तो 4 को ऐड कर देंगे, 5 है तो 5 को ऐड कर देंगे, 10 है तो 10 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली सिंबल है। आपको 10th में ज्यादा दिखेगा, हो सकता है इस बुक में भी कहीं कहीं जगह पे मिल जाए। ठीक है, सो ये आपके पास बेसिकली मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूला है। बट मीन अभी जो हमने सीखना है वो किस डाटा का मिलेगा हमें सीखने के लिए? अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप और ग्रुप दो तरीके के डाटा होते हैं। ठीक है, वो एक बार मैं आपको समझाता हूं इनमें डिफरेंस क्या है। ग्रुप डाटा कौन सा होता है और अनग्रुप डाटा यानी डिस्क्रीट। ग्रुप को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ग्रुप डाटा को हम यहां पर कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, और अनग्रुप को डिस्क्रीट भी बोलते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस यानी डिस्क्रीट। फॉर एग्जाम्पल ये चीज समझना, मैंने जैसे मान लो टेस्ट लिया आपका 10 मार्क्स का, तो जो परफॉर्मेंस आई थी वो यही आई थी आई थिंक पिछले वाले टेस्ट में, है ना? ऐसी सी परफॉर्मेंस थी, और 1 2 3 यही ज्यादा रेंज थी उस टेस्ट में ना, ऐसी सी रेंज थी, है ना? तो ये जो डाटा आपके सामने लिखा है, ये कैसा डाटा है? अनग्रुप, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट, या फिर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये एक अनग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, या डिसकंटिन्यूअस डाटा है। अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं, हाँ भाई, कि 0 से 5 वाले कितने थे और 5 से 10 वाले कितने थे, तो 0 से 5 और 5 to 10, ये जो हमारे पास होती है, ये होती है, इसे बोलते हैं हम क्लास साइज। ये क्या होता है? क्लास साइज होता है, या क्लास इंटर, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं बेसिकली। साइज तो दूसरी चीज हो जाएगी। क्लास इंटरवल, ये क्या है? क्लास इंटरवल, कि मतलब 0 से 5 वाले कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 to 5 में आए, एंड 5 to 10 वाले कितने बच्चे हैं। तो यहां से देखेंगे अगर हम इस चीज को 0 से 5 वाले में, तो इसका मतलब ये होता है लोअर लिमिट। इसे क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ये कौन सी होती है हमारे पास? अपर लिमिट। ये होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अपर लिमिट जैसे 0 to 5 है ना, तो 5 उसमें नहीं इंक्लूड होता। 5 to 10 में कौन इंक्लूड नहीं होगा? 10। अब मान लो 10 to 15 है, तो 10 किस में इंक्लूड होगा? 10 इस वाले पार्ट में हमारा क्या होगा? इंक्लूड। ठीक है, तो 5 to 10 में
10 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जैसे अब देखो यहां पर सपोज मेरे पास ये डाटा है 0 to 5 में कितने बच्चे हैं गिनना, वैसे ऐसे ही गिन लेते हैं वो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 नहीं इंक्लूड किया जाएगा उसमें। ठीक है, 5 नेक्स्ट इंटरवल में आएगा। अब आगे वाले देखें 1 2 3 4 5, तो यानी 5 to 10 वाले में कितने हैं 5। अब ये जो डाटा बन गया ये कैसा डाटा है, दिस इज अ कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप डाटा। ये कैसा डाटा है, कंटिन्यूअस डाटा या एक ग्रुप डाटा है। ठीक है, डिफरेंस समझ आया। यानी जब डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है तो डिसकंटिन्यूअस डाटा हो गया या डिस्क्रीट डाटा हो गया। ठीक है, और अगर हम पे ऐसे इंटरवल्स की फॉर्म में दे रखा है तो वो ग्रुप डाटा है। हमने 9th में किस डाटा के बारे में बात करनी है, डिस्क्रीट, अनग्रुप या डिसकंटिन्यूअस, और 10th में किसकी बात करनी है, कंटिन्यूअस की। 10th में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है मीन मीडियन मोड का, और 9th में इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं कि अब हमें अगर इसका मीन निकालना तो आपको पता है सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, टर्म्स कितनी है, अगर मैं देखू 15 है तो 15 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। बट इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो एक बार अभी डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन ट्राई करो, इसका मीन निकाल दो। कम है, और 135.5 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, डिवाइड करना आता है। अच्छा, एक ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ 1 डेसिमल है तो इधर भी एक डेसिमल बना दिया और फिर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, यानी 1355 को 110 से ही सीधा डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 1355 और 110 है तो 110 लिख दिया, 1 पे 25 आ गया, वो एक 5 कैरी हो गया, 220 आ गया, है ना। तो 3 कैसे आ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग बोल रहे थे, 13 पॉइंट समथिंग बोल रहे, फिर ठीक है। तो 12 यहां पर कितना आ गया, 35, है ना। अब पॉइंट लगेगा 0, 333 पे और 20 फिर यह 1, यानी 12.31, ये आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो होगा जिसमें डायरेक्ट मीन दिया, मतलब मीन निकालना था। अब ऐसे एक टर्म मिसिंग कर देगा और कहेगा मीन निकाल दो। तो जैसे मैंने लिख दिया 12, 13, x 14 और यहां पर लिख दिया 10, ठीक है, और 20। तो कह रहा है फाइंड x इफ मीन इज सपोज 15, करना ट्राई 15। सो 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 20, डिवाइड में कितनी टर्म्स है हमारे पास, 6, इज इक्वल टू 15। ये इधर चला जाएगा, 90 हो गया, और ये आपके 25 65 प्लस 69 प्लस x। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 90 माइनस 69, तो x कितना आ गया, 21। ठीक है, सो इन सबको ऐड करेंगे, x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 डिवाइड बाय कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 120। ठीक है, सो ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 15 is equal to 600, 5x is 570, 585, तो x will be, सो ये आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर? तो मीडियन, मीडियन का मतलब आपको पता है मिड वैल्यू, ठीक है। दो केसेस बनेंगे यहां पर, अगर आप पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है और दूसरा इवन टर्म्स है। तो अगर ऑड टर्म्स है तो डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। लाइक सपोज मैंने लिख दिया 1 3 एंड 5, तो मेरा मीडियन क्या है 3। मैंने लिख दिया 6 8 10 12 13, तो मेरा मीडियन डायरेक्ट आपको क्या दिख जाएगा 10, ठीक है। मान लो मैंने ये इस तरीके से कोई भी डाटा लिख दिया अपना, तो यहां पर मेरा मीडियन क्या होगा, क्या होगा 1 होगा। पक्का 1? मैंने सबसे पहले यही चीज बोली थी, अरेंज होना चाहिए, या असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। आपकी मर्जी है, बट हम ज्यादा इजिली ना असेंडिंग कर सकते हैं। मतलब इन जनरल अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए ज्यादा इजी क्या होता है कि हम छोटे से बड़े पे जाए, है ना, कि ज्यादा इजिली हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो मेरा डाटा क्या आएगा 1 1 आएगा, फिर 3 3 आएगा, फिर 4 5 6 आएगा। अब चेक करो 3, ठीक है। अब ये मेरा क्या आ गया, क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है। एक तो ये डायरेक्ट मेथड है, बट अगर मान लो मैंने ऐसे बहुत सारी टर्म्स लिख दी, 7 आ गया, 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 18 आ गया, और 20 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 23 आ गया, ऐसे 27 आ गया, और मैंने बोल दिया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पोस्ट 13 है। अब आप यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना आधा आधा करते करते, है ना। मतलब अगर आप उसको सर्कल कर रहे हो, मतलब इस तरीके से कर रहे हो, बहुत सारी टर्म्स दे दी मान लो सपोज मैंने, और ये नहीं बताई नंबर ऑफ टर्म्स मतलब किस तरीके से है, तो मेरे लिए एक फॉर्मूला भी है डायरेक्ट जो मैं यहाँ लगा सकता हूं। और वो क्या होता है, अगर और नंबर ऑफ टर्म्स होती है यहाँ पे तो n प्लस 1 बाय 2th टर्म निकाल लो। मतलब यहां पर जैसे कितनी टर्म्स थी हम पे 3 थी, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बाय 2 2, ठीक है। तो सेकंड टर्म हमारा आंसर होगा, बट कंडीशन यह है कि वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी होनी चाहिए। यहां पर कितनी टर्म्स है, और ये क्या हो गया भाई तुम लोगों को, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 6 बाय 2 यानी 3, यानी थर्ड टर्म देखो वो वाला आपका मीडियन होगा, ठीक है। ऑड नंबर के लिए ये फॉर्मूला किसके लिए, सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। यहां पे कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है, 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा 8, 8 बाय 2 आ जाएगा 4, तो फोर्थ टर्म ढूंढनी है यहां से, फोर्थ टर्म ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ टर्म्स की, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहां पर है। लाइक अब ये डाटा है, इस डाटा में मैंने मान लो बोल दिया आपके पास कितनी टर्म्स है, जैसे मान लो 13 टर्म्स है सपोज, तो 13 प्लस 1 बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 टर्म। 7 टर्म देख लो यहां से कौन सी होगी, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मीडियन आ जाएगा। तो यानी अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इफ n इज ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हम पे ऑड है, तो मेरा जो मीडियन आएगा वो कौन सी टर्म आएगा, वो आएगा n प्लस 1 बाय 2th टर्म। ये वाली टर्म मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा किस में अरेंज होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। इज इट क्लियर? करनी पड़ेगी पहले अरेंज, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन एक बार करना, इसका मीडियन बताओ क्या होगा,
एक इसका और एक इसका। करो इनको जल्दी से, फाइंड मीडियन। तो इसको अरेंज करें, 1 3 3 3 3, ये लिखा था हुआ दिख नहीं रहा, 3 उसके बाद 4, फिर 4 5 6, फिर उसके बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। कितनी टर्म्स है? 13। तो 13 प्लस 1/2 7 टर्म। 7 टर्म कौन सी है हमारे पास? देखो अलग से पहले ही दिख रही है वो, ठीक है। अब यहां पर क्या ये डाटा अरेंज्ड है? सबसे छोटी वैल्यू कौन होनी चाहिए यहां पर? x-3, फिर x-2, फिर x प्लस 1, x+2, x+3, x+5। ये कितनी टर्म्स है? 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? हमारा मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये हो गया सपोज, तो ये हो गया 4 और 6। हमें देखो मिड वैल्यू बीच का तो यहाँ है नहीं कोई टर्म की हम माने जाए, तो ये दोनों वैल्यू ले लेंगे और इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे? मीन निकाल देंगे। इन दोनों का क्या निकाल देंगे? मीन। जैसे सपोज मेरे पास ये टर्म्स आ गई, ठीक है। तो अब यहां पर पहले डाटा को क्या करा जाएगा? अरेंज है, अभी अरेंज नहीं है। 1 3 4 6 8 9। अब ये दो वैल्यूज आ गई बीच में, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी मेरा मीन क्या आ गया, सॉरी मीडियन क्या आ गया? 5, ठीक है। अब ये इसका भी फॉर्मूला है, क्योंकि अब हम ढूंढते हुए रहेंगे बीच की दो टर्म्स कौन सी है। तो अगर n मेरे पास क्या हो? इवन हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि n/2h टर्म निकालो और इससे नेक्स्ट टर्म निकालो। देखो ये डिफरेंस है, ये मैंने n/2 + 1 लिखा है, ये n + 1/2 नहीं है, ये क्या है? n/2 + 1। जैसे कि मैंने ये डाटा लिख दिया, ठीक है, मैंने ये डाटा लिख दिया, सपोज कितनी टर्म्स होगी? 3, हाँ 8 होगी ना, यानी 8 टर्म्स है, 8/2 कर दो, 4 और उससे अगली टर्म 5th, 4 और 5th। सो यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, तो 8 टर्म्स है, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 4th टर्म और उससे अगली टर्म, यानी इन दोनों को हम क्या निकालेंगे? मीन निकाल देंगे। 13 + 14/2 27/2, यानी कि 13.5, यानी 13.5 मेरा क्या आ गया? मीडियन आ गया। क्लियर? मान लो अगर मेरे पास 24 टर्म्स है, तो कौन कौन सी टर्म लूंगा? 24 का आधा 12 और उससे अगली टर्म 13। तो जो 12 टर्म होगी और जो 13 टर्म होगी, उन दोनों का क्या निकाल दोगे? मीन निकाल दोगे। क्लियर? एक ये क्वेश्चन कर लो, बाकी फिर कल करेंगे, होमवर्क मार्क कर लेना फिर। आवाज नहीं, डाटा क्या होगा? 6 नहीं 3 6, फिर 8 10 12
18, 18, 20, 24, 24, ये डाटा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है आई थिंक, तो 10 का आधा, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म, तो फिफ्थ टर्म ये है, सिक्स टर्म ये है, इन दोनों को ऐड कर दो, 12 प्लस 18 बाय 2, 30 बाय 2, यानी 15 इज द आंसर। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मीडियन। और मोड में सपोज ये डाटा मेरे पास, तो यहां पर मेरे पास मोड क्या है कि 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो मेरा मोड क्या हो जाएगा 3। नंबर ऑफ टर्म सबसे ज्यादा बार कितनी आती है, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे हम मोड बोल देते हैं।